स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। आज बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम बात करेंगे नौकरशाही के प्रकारों के बाद। उन्हें हम गुण भी कह सकते हैं, लाभ भी कह सकते हैं और सकारात्मक परिणाम भी कह सकते हैं। जैसे अभी तक हमने नौकरशाही की परिभाषा, विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया, उन्हीं के आधार पर ये प्रकार्य हमें देखने को मिलते हैं। यह प्रकार्य नौकरशाही के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। प्रमुख प्रकार्य नौकरशाही के निम्न प्रकार हैं। नौकरशाही संगठन तकनीकी दृष्टि से अन्य संगठनों की तुलना में अधिक उपयुक्त होता है। कारण, क्योंकि नौकरशाही में जिन व्यक्तियों को कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है वह उस विशेष कार्य करने के लिए तकनीकी दृष्टि से अत्यंत प्रमुख होते हैं। उनमें वो तकनीकी ज्ञान दूसरों की तुलना में अधिक होता है। नौकरशाही में विशिष्ट प्रशासन पाया जाता है, यानी प्रशासन का ढंग जैसे पहले राजतंत्र या सामंतशाही में था, उसके बिल्कुल अलग ढंग से नौकरशाही प्रशासन करती है। यहाँ जैसे हमने विशेषताओं में देखा था कि नौकरशाही में एक हायरार्की होती है, संस्तरण होता है और अधिकारी का योग्यता के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्तिकरण होता है और वहाँ पर वह अपने कुछ विशिष्ट अधिकारों के तहत कार्य करता है। एक और प्रकार्य विशेषज्ञों द्वारा नौकरशाही में कार्य किया जाता है। वह सभी निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं, क्योंकि नौकरशाही में प्रत्येक नौकरशाह को कुछ निश्चित अधिकार, कुछ निश्चित सीमा तक केवल उनका उपयोग करने के लिए दिए जाते हैं। इसलिए वह उन नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है जो उसकी अधिकार क्षेत्र में होते हैं। नौकरशाही में शासन कानून के आधार पर होता है। इसमें औपचारिकता, समानता और योग्यता की परख आदि के गुण बहुत अधिक पाए जाते हैं। नौकरशाही में समाज में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक विषमता का भी अंत संभव होता है, क्योंकि यहाँ नियमों के आधार पर, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, किसी भी धर्म, किसी भी रंग का हो, सभी को उन नियमों के तहत समान रूप में देखा जाता है। परिणामतः नौकरशाही में, जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत अधिक सफल है, सामाजिक आर्थिक विषमता समाप्त करने में सफल होती है। आधुनिक समाज के आर्थिक विकास में नौकरशाही व्यवस्था ने अपूर्व योगदान दिया है। इसका कारण यह भी है कि यह व्यवस्था प्रमुखतः विवेक एवं बुद्धि पर आधारित होती है, क्योंकि नौकरशाह कुछ निश्चित नियमों में बंधकर अपने योग्यता का परिचय देता है तथा सभी कार्यों को अपनी विवेक और बुद्धि के आधार पर निष्पादित करता है। वेबर द्वारा वर्णित विवेकपूर्ण क्रिया का उत्तम उदाहरण नौकरशाही व्यवस्था ही है। यही कारण है कि इसमें सभी कार्य नियमों के अंतर्गत अधिक कुशलता के साथ करना
संभव होता है। नौकरशाही में व्यावसायिक श्रेष्ठता बनाए रखने में भी मदद मिलती है। यही कारण है कि आधुनिक युग में बड़े बड़े उद्योगों में उनके संचालन के लिए भी नौकरशाही तंत्र स्थापित किया जा रहा है। पूंजीवाद एवं नौकरशाही में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। आज प्रत्येक बड़े बड़े उद्योगों में यह नौकरशाही बहुत अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करते हुए उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है। प्रजातंत्र एवं नौकरशाही में भी घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि प्रजातंत्र में नागरिक समानता पर बल दिया जाता है, जिसमें सभी पदों को प्राप्त करने के समान अवसर सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। नौकरशाही इस कार्य में भी सहायक है। समाज के सभी सदस्यों को यथार्थ योग्य कार्य प्राप्त हो सके, इस हेतु नौकरशाही निरंतर कार्य करती है। नौकरशाही के प्रकारों के अध्ययन के पश्चात यह भी जानना जरूरी है, क्या नौकरशाही के कुछ नकारात्मक या दुष्प्रभाव नहीं हैं? क्योंकि हर अवधारणा के दोनों पहलू होते हैं। यहाँ नौकरशाही के भी कुछ अवगुण देखने को मिलते हैं, जिनका दुष्प्रभाव समाज में भी व्याप्त होता है। इन अवगुणों की बात करें तो सबसे पहले नौकरशाही रचनात्मक निजी पहल में बाधक बनती है। कहने का तात्पर्य कि औपचारिक नियमों की कठोरता से पालन और अपने पद के दायित्वों तक ही स्वयं को सीमित रखने का अभ्यास व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गला घोट सकता है। परिणाम होता है कि व्यक्ति स्वतः ही स्फूर्त, सूझबूझ, रचनात्मक और पहल करने के साहस जैसी शक्तियों का विकास नहीं कर पाता। रचनात्मकता के दृष्टि देखें तो व्यक्ति केवल नौकरी सुरक्षित रखने के लिए ही कार्य करता है। वह अनेक ऐसे कार्यों को करने से बचता है जिसमें कहीं भी उसके दायित्वों को निर्वाह करने में नियम आड़े आते हैं। दूसरा दुष्प्रभाव आत्मविहीन विशेषज्ञों का उदय नौकरशाही के कारण होता है। आत्मविहीन इसलिए कहा है कि नियमों और विधियों की अवैयक्तिकता ऐसे विशेषज्ञों को पैदा करती है जो अपने सीमित कार्य क्षेत्र में सिमटे समग्र संगठन के लक्ष्यों को भूल जाते हैं। यह संभावना हो सकती है कि नियमावली व प्रक्रिया ही साध्य बन जाए। वेबर ने इस संबंध में लिखा भी है कि दफ्तरी आचरण की अवैयक्तिकता की प्रवृत्ति आत्मविहीन विशेषज्ञों को जन्म देने की हो सकती है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति नियमों को प्राथमिकता देता है। तीसरा दुष्प्रभाव देखें तो भीरू अधिकारी, भीरू मतलब डरपोक, आपातकालीन संकट के समय अपने कार्यों को अंजाम देने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांशतः अधिकारियों का जीवन जनता से दूर विशाल भवनों में कायदे से काम करने में कहना चाहिए लगता है। सरकारी गोपनीयता का नियम भी उनकी सुरक्षा की भावना को बढ़ा देता है। सभी व्यक्ति जो कर्मचारी तंत्र के सदस्य हैं शांति व्यवस्था और सुरक्षा की आवश्यकता के आदी हो जाते हैं। परिणामतः कभी भी यदि ऐसी व्यवस्था या ऐसी अवस्था आ जाए जहां तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता हो, तो अधिकारी तंत्र वह निर्णय लेने में अपने को असमर्थ पाता है। परिणामतः कई बार नौकरशाही के कारण आपातकालीन स्थितियों में परिणाम भयावह हो जाते हैं।
नौकरशाही तंत्र में परंपरात्मक मूल्यों का भी ह्रास होता है, क्योंकि यह लोग तार्किकता के आधार पर कार्य करते हैं, जो कि हमें परंपरात्मक मूल्यों से अलग कर देती है। और अधिक बात करें तो नौकरशाही के में लचीलेपन का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि नौकरशाही तंत्र की विशेषता है कि अधिकारी को जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के लिए जो निश्चित नियमावली है उन्हीं के तहत रहते हुए कार्य करे। ऐसी अवस्था में अधिकारी अपने निर्णयों में कुछ लचीलापन लाने में असमर्थता महसूस करता है, क्योंकि दक्षता को लागू करने में अधिकारी में लचीलेपन का अभाव परिवर्तित परिस्थितियों में अनेक असामंजस्यों के लिए उत्तरदायी होता है। अधिकारी को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह भी एक निश्चित दशाओं के अंतर्गत होने वाले कार्यों के लिए होता है। परिणामतः कई बार परिस्थितियां परिवर्तित होने पर वह प्रशिक्षण के अनुरूप कार्य तो करता है, किंतु वह तत्कालीन अवस्थाओं के लिए उत्तम नहीं होता। नौकरशाही में लकीर के फकीर की कहावत भी चरितार्थ होती दिखती है, क्योंकि नौकरशाह नियमों के अनुसार कार्य करता है। समय के साथ साथ अधिकारी के जीवन में इस प्रकार महत्वपूर्ण बन जाता है कि वह परिस्थिति की विशिष्टता को ध्यान में नहीं रख पाता और वह एक निश्चित तरीके से ही कार्य करने को विवश होता है। नौकरशाही में लाल फीताशाही भी पाई जाती है। लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म का अर्थ है कि अधिकारी औपचारिकता में इतना उलझा रहता है कि वह लक्ष्य की चिंता नहीं करके साधनों पर ज़्यादा ध्यान देता है। उसकी प्रत्येक क्रिया केवल नियमों के आधार पर होती दिखाई देती है और वह अपने अधीन आश्रित लोगों की सहायता करने में असमर्थ होता दिखाई देता है। नौकरशाही के दुष्प्रभावों में अत्यधिक औपचारिकताओं के निर्वाह पर बल देना भी देखने को मिलता है, क्योंकि औपचारिकताओं के कारण समय और धन तो बर्बाद होता ही है, साथ ही साथ कार्य की गति भी धीमी हो जाती है। एक प्रभावशाली नौकरशाही में नियमों के प्रति पूर्ण समर्पण की मांग की जाती है और उसी के आधार पर नौकरशाह की पदोन्नति भी होती है। अगर नियमों के विपरीत जाकर वह कार्य करता है तो अनेक बार उसे पदोन्नत भी कर दिया जाता है। उस डर से भी वह अधिक से अधिक औपचारिकताओं का निर्वाह करने पर बल देता है। नौकरशाही में नीरसता देखने को मिलती है। नीरसता से यहाँ तात्पर्य है कि वह नियम में बनकर इतना अधिक औपचारिक हो जाता है कि उसका जीवन नीरस हो जाता है। इसमें व्यक्ति केवल यंत्रवत कार्य करता प्रतीत होता है, जहाँ कार्य की गति धीमी भी हो जाती है और उसमें स्वतंत्रता, उत्साह तथा आगे बढ़कर कार्य करने की भावना भी दब जाती है। इसमें पहल, शक्ति, प्रयोग और नवीनता का अभाव निरंतर देखने को मिलता है। जब हम गुण और अवगुण दोनों की बात करें तो नौकरशाही का अध्ययन अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण हो जाता है, किंतु हम देखते हैं कि वर्तमान में प्रजातांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में नौकरशाही एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में विकसित हुई है। इसी कारण से आज नौकरशाही सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में
देखने को मिलने लगी है। धन्यवाद।